वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 280 है। यूपीपीएससी पीसीएस कैलेंडर सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 277 से 278, ठीक है, 278, 279 और 280 ये जो टेस्ट है, इन 3 टेस्ट में हमने एनवायरनमेंट इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। तो इसमें भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला, पाई की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, यानी जिसकी सबसे अधिक होगी वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे कम से कम। तो देखिए, सर्वाधिक जो उत्पादकता होती है वो किस में होती है, वो होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट की। मैंग्रोव वनों के बाद घास स्थल आएगा, घास स्थल के बाद झील आएगा, झील के बाद आएगा महासागर। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, उत्पादकता जो है वो बायोमास उत्पादन की दर या एक इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में एक विशेष पोषी स्तर द्वारा उत्पादित या प्राप्त या संग्रहित खाद्य ऊर्जा की मात्रा है। इसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में संचित ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। और सभी दिए गए पारिस्थितिक तंत्रों में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता सबसे अधिक है। इसके बाद घास स्थल या घास के मैदान, उसके बाद झील और अंत में आएगा महासागर। ये प्रश्न यूपी पीसीएस ने भी किया है, यूपीएससी सिविल सेवा भी कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट होगा। देखिए, उनके अनोखे छलावरण यानी कैमोफ्लाज के कारण उन्हें आमतौर पर घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है, हिम तेंदुओं को। और हिम तेंदुए काले धब्बों के साथ प्रतिरूपित होते हैं, जिसे रोसेटा कहा जाता है, जो प्रत्येक हिम तेंदुए में भिन्न होता है। और यह मेघालय का राजकीय पशु है। ठीक है, कैमोफ्लाज मतलब एक तरह से छलावा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, सामने अगर बर्फ़ में स्नो लेपर्ड होगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा जानवर है, इसलिए इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि बर्फ़ हिलती ढुलती दिखती है। और हिम तेंदुआ काले धब्बे के साथ प्रतिरूपित होते हैं, जिसे रोसेटा कहा जाता है, जो प्रत्येक हिम तेंदुए में भिन्न होता है। ये भी सही है। मेघालय का राजकीय पशु क्लाउडेड लेपर्ड है। ठीक है, स्नो लेपर्ड तो ऐसे राज्य में पाया जाएगा या ऐसे राज्य का राजकीय पशु होगा ना जहाँ बर्फ़ पड़ती होगी। मेघालय में बर्फ़ पड़ती है क्या? तो क्लाउडेड लेपर्ड अभी कुछ दिन पहले कराया था। क्लाउडेड लेपर्ड जो पक्षियों की तरह पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। पक्षी तो चलो उड़ के बैठ जाएगा, लेकिन पेड़ों पर चढ़ जाता है वो। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिएगा इसमें, थर्ड वाला जहाँ है वो नहीं होगा। तो भारत में इनकी भौगोलिक सीमा देखें स्नो लेपर्ड की, तो पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का ये राजकीय पशु है। और क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का। और पूर्वी हिमालय में उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सारी जगह बर्फ़ पड़ती है जहाँ ये पाया जाता है। और हिम तेंदुए की वैश्विक राजधानी भी याद रखिएगा, कई बार बताया मैंने, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का। बाकी हिम तेंदुओं के उनके छलावरण यानी कैमोफ्लाज के कारण घोस्ट ऑफ द माउंटेन या पहाड़ों का भूत कहा जाता है। ये काले धब्बे के साथ प्रतिरूपित होते हैं, जिन्हें रोसेटा कहा जाता है, और प्रत्येक हिम तेंदुओं में भिन्न होता है ये। और यह भारत में उच्च ऊंचाई पर पाए जाने वाले हिमालय की एक प्रमुख प्रजाति है। तो पहला दूसरा दोनों करेक्ट हो गए। बाकी मेघालय का जो राजकीय पशु है वो क्लाउडेड लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का, तो तीसरा वाला इनकरेक्ट है। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, इनमें कौन सा करेक्ट होगा। सामान्यतः जो जैव विविधता होती है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वो उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में अधिक होती है। पर्वतीय ढालों पर जैव विविधता सामान्य रूप से अधिक ऊंचाई की तुलना में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दो 0 डिग्री, ये हो गई इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब उच्च अक्षांश ये हो गए, यहाँ से ऊपर चले जाओ ये उच्च अक्षांश है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ जाओ ये पूरा एरिया निम्न अक्षांश है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? यहाँ पाई जाएगी या इस पोल्स पर, ध्रुवों पर पाई जाएगी? ध्रुवों में बर्फ़ पड़ती है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर है, सनलाइट यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, जैव विविधता उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में पाई जाती है। उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में पाई जाती है, सही है स्टेटमेंट। और पहाड़ी ढालों पर जैव विविधता सामान्य रूप से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तुलना में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो वही बात है एक तरह से ये भी।
तो ये भी सही हो गया दोनों के दोनों। अच्छा, इसी चीज़ को उल्टा लिख देगा एग्जामिनर तो गलत हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही पूछ लेते हैं कभी कभी। यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव, यह है इक्वेटर, कि ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो जैव विविधता घटती जाती है। ठीक है, घटती नहीं है, बढ़ती जाती है। नीचे की तरफ आओगे, नीचे से ध्रुवों से ये इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाओगे तब घटेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ अधिक होती है यहाँ कम होती है। तो इसको डायग्राम को याद रखना। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में निचले अक्षांशों में बहुत अधिक विविधता होती है, क्योंकि निम्न अक्षांशों की जो स्थितियाँ होती है जैसे कि तापमान, नमी, वर्षा आदि, वो उच्च अक्षांशों की तुलना में वनस्पति और जीवों के लिए अधिक अनुकूल होती है। उष्णकटिबंधीय वातावरण अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय होता है। इस तरह के वातावरण से प्रजातियों की अधिक विविधता को जन्म मिलता है। उष्णकटिबंध में अधिक सौर ऊर्जा और उच्च उत्पादकता में योगदान करती है। जो उच्च उत्पादकता में योगदान करती है अधिक सौर ऊर्जा, जिससे यहाँ जैव विविधता जो है वो अधिक होती है। देखिए, ऊंचाई से जैव विविधता विपरीत रूप से प्रभावित होती है। जैव विविधता सामान्य रूप से अधिक ऊंचाई की तुलना में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वातावरण कम घना होता जाता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ ही प्रजातियां अधिक ऊंचाई पर जीवन को बनाए रखने में सक्षम होती है। तो दूसरा वाला करेक्ट। पैराथार्मोन पीटीएच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन हैं, कौन सा इसमें करेक्ट होगा। पैराथार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा निर्मित एक हार्मोन्स है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। और पैराथार्मोन अमीनो एसिड से बना होता है, यह एक पेप्टाइड हार्मोन्स है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो पैराथार्मोन पीटीएच पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा निर्मित एक हार्मोन्स है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। पहला वाला करेक्ट हो गया। रक्त में कैल्शियम के स्तर की कमी की स्थिति में पैराथायरॉयड ग्रंथि पैराथार्मोन स्रावित करती है, जो हड्डियों से कैल्शियम निकालकर और कैल्शियम के गैस्ट्रो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अवशोषण को बढ़ाकर रक्त कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने में सहायता करती है। और पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो किडनी में कैल्शियम के उत्सर्जन को कम करने का भी काम करता है। ठीक है, तो स्टोन होगा ही नहीं फिर इससे, तो लाभदायक हो गया ये। देखिए, पैराथार्मोन हार्मोन्स के उच्च स्तर के कारण हाइपरलक्सीमिया जैसी स्थिति हो सकती है, जबकि निम्न स्तर से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। पैराथार्मोन 84 अमीनो एसिड से बना होता है जो एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है करेक्ट होगा। दो कथन है यहाँ पर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। गोदावरी नदी जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने 2013 से एक बार प्रश्न तो किया है नागार्जुन सागर श्रीशैलम से, मैच करने के लिए। पूछने का तरीका कोई भी हो सकता है। देखिए, पहली बात तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध भी है, उसी के नाम पर इसको रखा गया है, जो कि कृष्णा नदी पर है। तो गोदावरी नहीं बल्कि कृष्णा नदी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। नीलगिरी पहाड़ियों से पहला स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो कोई भी इसमें सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व नल्लामला पहाड़ियों में स्थित है, न कि नीलगिरी पहाड़ियों में। गलत हो गया पहला। देखिए, यह वर्ष 1978 में अधिसूचित किया गया था और 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको शामिल किया गया। कृष्णा नदी ना कि गोदावरी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, दूसरा भी गलत। और वर्ष 1992 में इसे राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में पुनः नामित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में खबरों में क्या रही सोल ऑफ स्टील चैलेंज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अभियानों से संबंधित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। एक प्रश्न तो यह है, अगर ये पूछ ले ये कहाँ कहाँ है सारे, तो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, कांजीरंगा हो गया असम में, और नागरहोल हो गया कर्नाटका, और नंदा देवी उत्तराखंड। और इसका आंसर क्या है, नंदा देवी टाइगर रिजर्व, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड।
देखिए 4 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में सोल ऑफ द स्टील चैलेंज शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है ऊंचे स्थानों पर व्यक्ति की सहनशीलता का परीक्षण करना, सहन शक्ति का परीक्षण करना। और इस अभियान का जो सामान्य क्षेत्र है वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और सोल ऑफ द स्टील की जो अवधारणा है वो कौशल समूहों को संयोजित करना और चुनौतियों का निर्माण करना है, जो उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में जीवित रहने, स्थिर होने और बढ़ने की मानव क्षमता को मजबूत करेगा। इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला शब्द है वायरोवोर। वायरोवोर को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है? वायरोवोर एक जीव जो जीवाणु का भक्षण करता है, एक जीव जो वायरस का भक्षण करता है, यूएनएफपीओ द्वारा प्रतिबंधित एक कार्सिनोजेनिक कीटनाशक या रूसी और यूक्रेनी सैनिकों को प्रभावित करने वाला एक न्यूरोजेनिक विकार। ठीक है, दोनों को प्रभावित करने वाला, रूसी को भी और यूक्रेनी सैनिक को भी, ताकि लड़ना छोड़ दे दोनों। नहीं, ये नहीं है। देखिए वायरोवोर है एक जीव जो वायरस का भक्षण करता है। ठीक है, ये है इसका आंसर। देखिए शोधकर्ताओं ने पहले ज्ञात वायरोवोर अथवा एक ऐसे जीव की खोज की है जो वायरस का भक्षण करता है, और खाद्य श्रृंखला में वायरस की भूमिका संबंधी नए निष्कर्ष सूक्ष्म स्तर पर हमारी सोच और समझ को बदल सकते हैं। इसकी पहचान प्रजीव की एक वास्तविक प्रजाति के रूप में की गई है जो वायरस का भक्षण करता है। याद रखिएगा इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमियाँ। उपरोक्त में से कौन से मीथेन के स्रोत हैं जो एक ग्रीन हाउस गैस है? बताइए। धान के खेत तो हैं, एक नंबर में बहुत पूछा है सवाल, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, केवल एक वाला। आर्द्र भूमियाँ भी हैं, एक और चार कर दें। कोयला खनन से भी तो निकलती है ग्रीन हाउस। 1 2 4 हो गया है, कोई 4 है, 1 2 4 सी में है, लेकिन पालतू पशु भी हैं, तो सारे के सारे हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, जो पालतू पशु जो चबाते रहते हैं ना खाने को, भोजन को, जो चूई करते रहते हैं, रूमिनेशन, उससे भी मीथेन निकलती है। देखिए मीथेन CH4 का अधिकांश हिस्सा धान के खेतों के माध्यम से वातावरण में उत्सर्जित होता है। पहला तो डेफिनेटली करेक्ट होगा। और मीथेन कोयले के निर्माण की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बनने वाली गैस है। जब कोयले का खनन किया जाता है तो मीथेन कोयले की तह और आसपास के चट्टानी संस्तर से उत्सर्जित होती है, तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। देखिए विश्व के अधिकांश पशुधन जुगाली यानी यूरोमिनेशन या च्युइंग करने वाले पशु हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, ऊँट, मवेशी, भैंस, जिनके पास एक अनोखा 4 कोष्ठ वाला आमाशय होता है। रूमेन नामक कक्ष में बैक्टीरिया द्वारा भोजन का विखंडन होता है और उप उत्पाद के रूप में जो है मीथेन यानी CH4 उत्सर्जित होती है। पशुओं की जुगाली और अपशिष्ट से मीथेन गैस निकलती है, तो तीसरा वाला भी करेक्ट हो गया। चौथा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि जो आर्द्र भूमियाँ हैं विश्व में वायुमंडलीय मीथेन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए यह जलवायु परिवर्तन के संबंध में चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। देखिए आर्द्र भूमियों में जल भराव वाली मृदा और पौधों तथा जानवरों की विशिष्ट प्रजातियां मिलती हैं। जल संतृप्ति का यह उच्च स्तर मीथेन उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न। फ्लाई ऐश के बारे में कई बार प्रश्न बनाया मैंने। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्रों से उत्पादित फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट की कुछ पोर्टलैंड सीमेंट सामग्री के प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अगर तीसरा स्टेटमेंट मैं इसमें ये जोड़ दूँ, फ्लाई ऐश वातावरण में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर, क्योंकि फ्लाई ऐश एक वायु प्रदूषक है। देखिए फ्लाई ऐश बिजली उत्पादन संयंत्र में कोयले को जलाने का उपउत्पाद है। ठीक है, यानी बाई प्रोडक्ट है, और इसके कुछ व्यावसायिक उपयोग हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण की ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश की ईंटें वजन में हल्की होती हैं, उच्च संपीड़न शक्ति वाली होती हैं और कम ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला भी सही है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट की कुछ सीमेंट सामग्री के प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है।
जब इसे चूने और पानी के साथ मिलाया जाता है तब फ्लाई ऐश में पोर्टलैंड सीमेंट के समान एक यौगिक बनता है। ठीक है, तब फ्लाई ऐश पोर्टलैंड सीमेंट के समान एक यौगिक बनाता है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। इम्पॉर्टेंट है, फ्लाई ऐश की जो संरचना होती है वो जलाए जाने वाले कोयले की संरचना पर निर्भर करती है। इसमें बेरिलियम, आर्सेनिक, अर्धजला कार्बन, सिलिकॉन ऑक्साइड, डाई ऑक्सिन आदि हो सकते हैं। यह सभी तत्व गंभीर पर्यावरण प्रदूषक हैं। तो फ्लाई ऐश एक पर्यावरण प्रदूषक हो गया। 10वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उपरोक्त में से किसके अंतर्गत टाइगर रिजर्व शामिल है? एक प्रश्न तो ये हो गया। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि ये चारों के चारों है कहाँ कहाँ पर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये है बिहार में, मानस असम में है, ठीक है, गिर हो गया गुजरात में, और कान्हा हो गया एमपी। और टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर? कान्हा में, मानस में, वाल्मीकि में, गिर में नहीं है, गिर में शेर है। इसको आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि शेर और टाइगर का 36 का आंकड़ा है तो एक जगह रह नहीं सकते वो। ठीक है, इसलिए गिर जो है वैसे शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए है। तो 1, 3, 4 वाला ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया इसमें। तो देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का टाइगर रिजर्व है, लेकिन गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ए है इसका आंसर 1, 3, 4। ठीक है, एशियाटिक लायन है वहाँ पर, और गुजरात में जंगली गधे भी आपको मिलेंगे। तो 10 प्रश्न थे ये। ठीक है, 20 प्रश्न हो गए इन्वायरमेंट इकोलॉजी के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये प्रश्न फंसेंगे, हर स्टेट के पीसीएस में फंसेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।